हेलो एवरीवन। आज हम सामान्य कंपन विधाएं तथा उनकी आवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एंड देयर फ्रिक्वेंसीज। सामान्य कंपन विधाएं तथा आवृत्तियाँ, जैसा कि हमने पहले अभी कल वाले लेक्चर में देखा कि युग्मित दोलन की गति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक कैपिटल X और कैपिटल Y का चयन करते हैं। इनको सामान्य निर्देशांक या नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसा कि कल हमने किया था, कैपिटल X को माना था हमने स्मॉल x1 प्लस x2, सिमिलरली कैपिटल Y को माना था x1 माइनस x2। साधारणतया किसी युग्मित निकाय के सामान्य निर्देशांक के वो प्राचल या पैरामीटर्स होते हैं जिनके रूप में निकाय के गति के समीकरणों को ऐसे नियत गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरणों के सेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक समीकरण में केवल एक ही परतंत्र चर होता है, एक ही आपका उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है। द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कपल्ड सिस्टम आर द पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ विच द इक्वेशंस ऑफ मोशन of the system can be written as a set of linear differential equation delta with constant coefficients in which each equation constant contains only one dependent variable। उदाहरण के लिए जैसा हमने कल कहा था, कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 तथा कैपिटल Y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 सामान्य निर्देशांक होते हैं तथा समीकरण 11 व 12 जो कि सामान्य निर्देशांकों के रूप में युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करते हैं, उनमें केवल एक ही परतंत्र चर होता है। किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय का सामान्य कंपन विधा या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। प्रत्येक सामान्य कंपन विधा की अपनी विशिष्ट आवृत्ति या कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे सामान्य विधा आवृत्ति या नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दो युग्मित सरल आवृत्ति दोलकों की दो कंपन विधाएं होती है। एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक कैपिटल X तथा दूसरी सामान्य निर्देशांक कैपिटल Y से संबद्ध होती है। जब दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक ही दिशा में एक प्रकार विस्थापित करके छोड़ा जाए तो उस केस में स्मॉल x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है। तो प्रत्येक दोलक अपनी प्राकृतिक आवृत्ति के समान आवृत्ति से सरल आवर्त गति करेंगे तथा वह हमेशा एक ही कला में रहेंगे। यह स्थिति युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विधा कहलाती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है। प्रथम सामान्य विधा आवृत्ति के लिए ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू g/l या ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g/l। जब दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार से विस्थापित करके छोड़ें कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो, तो प्रत्येक दोलन सरल आवर्त गति करेगा। वह एक दूसरे के विपरीत कला में ये दोलन करेंगे, एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे तथा आवृत्ति पहले की स्थिति से भिन्न होगी। यह युग्मित दोलन की द्वितीय कंपन विधा होगी तथा इससे संबंधित आवृत्ति द्वितीय सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है। इसका मान हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू g/l प्लस 2/km रेज टू हाफ इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा c स्क्वायर होल स्क्वायर इज टू हाफ, जहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर g/l व ओमेगा c स्क्वायर k/m के बराबर होगी। ये सारी इक्वेशंस लास्ट आर्टिकल से रिलेट करके हमें निकालनी है, वहाँ सारी हम कल ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम कहेंगे समान आवृत्तियाँ ज्ञात करने की व्यापक विश्लेषक विधि और जनरल एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज। हमने देखा कि जब कोई युग्मित निकाय किसी एक सामान्य विधा में गति करता है तो निकाय का प्रत्येक अवयव उस सामान्य विधा की आवृत्ति के से ही कंपन करता है। इस तथ्य का उपयोग कर हम एक युग्मित निकाय की सामान्य विधाओं की विभिन्न आवृत्तियों का
वयस्क दोलकों या इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स के अपेक्षित आयाम ज्ञात कर सकते हैं। सरलता के लिए माना हमने कि दो समान दोलकों का एक युग्मित निकाय सामान्य विधा की आवृत्ति ओमेगा से दोलन कर रहा है। इस अवस्था में वयस्क दोलकों के गति समीकरण होंगे m/2 x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस mg x1 अपॉन l प्लस k x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने पहले भी ये सेम चीज़ की है। सिमिलरली जो सेकंड होगी उसकी हो जाएगी हमारे पास m/2 x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस mg x2 अपॉन l माइनस k x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों दोलकों की गति सरल आवर्त गति होगी तथा सामान्य विधा में प्रत्येक की आवृत्ति ओमेगा होने से उपरोक्त समीकरणों के हल मान लीजिए निम्न है। x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t और x2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। x1 व x2 के मान गति समीकरणों 1 तथा 2 में रखने पर माइनस m ओमेगा स्क्वायर a प्लस mg अपॉन l इंटू a प्लस k a माइनस b इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व कर लिया तो हम कहेंगे कि जो उपरोक्त समीकरण है समय t के सभी मानों के लिए यथार्थ है तथा कॉस ओमेगा t सदैव शून्य नहीं हो सकता है। अतः क्योंकि इसकी जो वैल्यू है +1 से -1 तक जाती है, 0 नहीं हो सकता, इसलिए जो ब्रैकेटेड टर्म 0 होगी। क्योंकि कि ये समीकरण अगर ट्रू है कि ये ब्रैकेट इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, लेकिन कॉस ओमेगा टी हमेशा 0 नहीं होगा, तो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इसको हमने 0 किया। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास माइनस m ओमेगा स्क्वायर a प्लस एम जी अपॉन एल इंटू ए प्लस के a माइनस बी इज इक्वल टू 0, या माइनस m ओमेगा स्क्वायर b प्लस एम जी अपॉन एल बी माइनस के a माइनस बी इज इक्वल टू 0, समीकरण 6। इन समीकरणों के योग से एम ए प्लस एम बी माइनस ओमेगा इन ब्रैकेट माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। उपरोक्त संबंध की यथार्थता के लिए इज नॉट इक्वल टू माइनस बी प्रतिबंध के साथ हम अगर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमें पता है जी बाई एल, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, जो कि प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति होगी। समीकरण 5 व 6 का अंतर लेने पर m इंटू ए माइनस बी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल प्लस 2k बाई एम इज इक्वल टू 0। समीकरण 9 के अनुसार a इज नॉट इक्वल टू b होने पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल प्लस 2k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये दूसरी सामान्य विधा की आवृत्ति होगी जो कि समीकरण 10 से प्रदर्शित की गई है। या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर, जो कि समीकरण 10 से प्रदर्शित किया है, ये दूसरी सामान्य विधा की आवृत्ति होगी। प्रथम विधा में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, यह मान समीकरण 5 या 6 में रखने पर a माइनस बी इज इक्वल टू 0, जिससे a इज इक्वल टू बी, अर्थात दोनों दोलक समान आयाम से समान कला में दोलन करेंगे। दूसरी विधा की आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल प्लस 2k बाई एम मान समीकरण 5 या 6 में प्रयुक्त करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, जिससे a इज इक्वल टू माइनस बी, जिसके फलस्वरूप दोलक विपरीत कला में समान आयाम से दोलित होंगे। उपरोक्त विधि का उपयोग कर समान लंबाई L परंतु भिन्न द्रव्यमान m1 तथा m2 के युग्मित दोलकों के लिए भी दो सामान्य विधाएं प्राप्त होंगी, जिनके लिए आवृत्तियां निम्न होंगी। ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल इज इक्वल टू ओमेगा 0, जो द्रव्यमान m1 व m2 पर निर्भर नहीं होगी, तथा ओमेगा 2 इज इक्वल टू जी बाई एल प्लस के इन ब्रैकेट 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 का अंडर द रूट। और ये जो हैं दोनों ओमेगा 2 और इससे जब सॉल्व करेंगे आगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी डैश स्क्वायर इज टू हाफ, जहाँ ओमेगा सी डैश इज इक्वल टू k बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त प्रथम विधा के लिए
जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 पर ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 हो तो समीकरण 9 से हम प्राप्त करेंगे कि a माइनस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल प्लस के बाई m1 प्लस के बाई m2 इज इक्वल टू 0, परंतु दूसरा पद शून्य नहीं है, अतः पहला पद जो है उसको शून्य मानेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू b। तो x1 अपॉन x2 हो जाएगा हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू 1। द्वितीय विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 परंतु ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1, तो समीकरण 7 से m1a प्लस m2b इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस जी बाई एल इज इक्वल टू 0, परंतु दूसरा पद शून्य नहीं है, इसलिए m1a प्लस m2b इज इक्वल टू 0 और x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2। और समान द्रव्यमान के दोलकों के लिए हमें पता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू स्मॉल a, तो x1 हो जाएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा 1t और x2 इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा 1t। तो द्वितीय विधा के लिए हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू a और x2 इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा 2t, x2 इज इक्वल टू माइनस a cos ऑफ ओमेगा 2t। उपरोक्त जो समीकरण है अध्यारोपण से व्यापक हल अगर इनका निकालें तो वो निम्न होंगे कि x1 हमारे पास हो जाएगा, दोनों x1 को किया तो a cos ऑफ ओमेगा 1t प्लस x1 और इसका जो दूसरा हो जाएगा a cos ऑफ ओमेगा 2t। सिमिलरली x2 के दोनों जोड़ लेंगे तो x2 a cos ऑफ ओमेगा 2t माइनस a cos ऑफ ओमेगा 2t के बराबर होगा। उपरोक्त समीकरणों में प्रारंभिक कला नियतांक सरलता के लिए हमने शून्य मानी है कि जो फेज डिफरेंस इनिशियल फेज डिफरेंस है वो आपका 0 होगा।